वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 403 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें सो ये जो एक प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क जो है स्टडी करने के लिए डिटर्मिनेंट्स और जो मूवमेंट होती है ऐसे कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इंटरेस्ट रेट है जो चार्ज किया जाता है लॉन्स के ऊपर, एक्सचेंज रेट है जैसे कि रुपी डॉलर का रेट है, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी है पूरी कंट्री के लेवल के ऊपर, और जो ग्रोथ है इकोनॉमी की, गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है या फिर सरप्लस है, और फॉरेन ट्रेड जो हो रही है उसमें जो डेफिसिट वगैरह आता है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें स्टडी की जाती हैं वो पूरी की पूरी कंट्री लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक पार्ट को स्टडी किया जा रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो ऐसा होता है कि एक पार्ट को स्टडी किया जा रहा है, यहाँ पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ होल जो है वो देखी जाती है। और इकोनॉमी की अगर हम बात करें कि इकोनॉमी क्या है, सब वर्ड जो है इकोनॉमी, ये ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब है वन हु मैनेजेस अ हाउस होल्ड। एक ऐसा यानी कि शख्स हम कह सकते हैं जो कि मैनेज करे हाउस होल्ड को, ये उसका मतलब है। सो एक हाउस होल्ड और जो इकोनॉमी है, एक पैरेलल जो है इन दोनों के दरमियान, दोनों को लाजमी तौर पे एड्रेस करना होते हैं। कुछ कई सारे क्रूशियल क्वेश्चंस जैसे कि हु विल वर्क, कौन वर्क करेगा, एंड व्हाट गुड्स एंड हाउ मेनी गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, यानी कि किस तरह के गुड्स और कितने जो है वो प्रोड्यूस होने चाहिए, एंड व्हाट रिसोर्सेज शुड बी यूज इन प्रोडक्शन, और कौन से रिसोर्सेज का यूज किया जाए प्रोडक्शन में, और इसके अलावा एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस के ऊपर गुड्स जो है वो सोल्ड होने चाहिए। उसके बाद फिर सोसाइटी एंड स्केर्स रिसोर्सेज, किसी भी सोसाइटी में रिसोर्सेज जो है स्केर्स होते हैं। सो स्केर्सिटी का मतलब यही है कि जाहिर बात है सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता अनलिमिटेड होते हैं। सो इसी वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती तमाम जो गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग डिजायर करते हैं, इसी वजह से। सो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है कि कैसे सोसाइटी मैनेज करती है उसके स्केर्स रिसोर्सेज को। यही इकोनॉमिक्स के अंदर है कि सोसाइटी ने किस तरीके से अपने स्केर्स रिसोर्सेज के जरिए, जाहिर बात है जो भी डिमांड वगैरह होती है या जो सेटिस्फाई करना होता है नीड और वांट को, उसको सेटिस्फाई करना लिमिटेड रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज के साथ। और फिर जाहिर बात है ट्रेड ऑफ का सामना करना पड़ता है लोगों को, एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ करना पड़ती है, और वहीं से फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी हमें मिलता है। सो हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं लोग एक दूसरे के साथ। सो ट्रेड जो है वो बेनिफिट कर सकती है हर किसी को, और ये कि मार्केट जनरली प्रोवाइड करती है तरीके के ऑर्गेनाइज किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी, और थो के गवर्नमेंट कभी कभी इम्प्रूव करती है आउटकम्स भी। सो उसके बाद फिर फोर्सेस एंड ट्रेंड्स दैट अफेक्ट हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क। फोर्सेस और ट्रेंड जो है वो अफेक्ट करते हैं कि कैसे इकोनॉमी जो है वो एज अ होल पूरी की पूरी यानी कि वर्क करती है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो डिपेंड करता है कंट्री की प्रोडक्शन के ऊपर। जिस कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ, सो वहाँ पर ज़ाहिर बात है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों का वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, और जहाँ पर नहीं होगी ज़ाहिर बात है वहाँ लो होगा। प्राइस राइज होते हैं जब गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो प्रिंट कर देती है, जब बहुत ज़्यादा नोट को प्रिंट कर दिया जाता है। प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही लेकिन नोट्स को प्रिंट कर दिया, तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो हाई हो जाएंगे, महंगाई हो जाएगी, और सोसाइटी जो है वो फेस करती है शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ जो है इन्फ्लेशन के दरमियान भी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इन दोनों के दरमियान भी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ प्रिंसिपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और पहला प्रिंसिपल है वो ये कि पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स, लोग जो है वो ट्रेड ऑफ फेस करते हैं जब एक्वायर करते हैं एक चीज़ को। टिपिकली इसका मतलब ये होता है कि वो गिव अप करते हैं, छोड़ देते हैं दूसरी चीज़ को। प्रिंसिपल नंबर 2 ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वाट यू गिव अप टू गेट इट। ये कॉस्ट है किसी ऐसी चीज़ की जो आप गिव अप करते हैं ताकि हासिल करने के लिए। इसको अगर एग्जांपल से समझेंगे तो आसान होगा समझना। एक चीज़ हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस किया जाता है, ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसमें चाहे पैसा दें या ना दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लाजमी नहीं है कि उसमें पैसा शामिल हो। जैसे कि आप अभी ये लेसन्स देख रहे हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
इसकी जगह आप कुछ और भी देख सकते थे या कुछ और भी कर सकते थे, तो ये भी एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है कि आपने एक कॉस्ट दी है, एक तरह से अपना जो आपने टाइम दिया, ये भी एक तरह की कॉस्ट है, तो इसको अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। इसी तरह से एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया लैपटॉप के प्रोडक्शन में, उसकी जगह कंपनी वही पैसा फ़ोन की प्रोडक्शन में या किसी और चीज़ की प्रोडक्शन में भी लगा सकती थी, तो ये भी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कहलाई जाती है। सो प्रिंसिपल नंबर 3 जो है वो है कि रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। सो रैशनल इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन करते हैं कंसिडर करते हुए स्मॉल और जो इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट होती है उसको। और प्रिंसिपल नंबर 4 जो है वो है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। पीपल जो है वो रिएक्ट करते हैं जो चेंजेस आते हैं कॉस्ट और जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें। और प्रिंसिपल नंबर 5 जो है उसके मुताबिक ट्रेड जो है हर किसी को बेटर ऑफ बना सकता है। और प्रिंसिपल नंबर 6 ये कि मार्केट जो है वो अच्छा तरीका होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। और प्रिंसिपल नंबर 7 की हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है कभी कभी इम्प्रूव कर सकती है मार्केट आउटकम्स को। गवर्नमेंट इंटरवेंशन से जो है वो कभी कभी हम देखते हैं कि मार्केट फेलियर जो है वो सही हो जाता है। मार्केट में अगर फेलियर आ गया तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर अच्छा हो जाता है उसको सही करने के अंदर। और उसके बाद ये कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन कंट्री प्रोडक्शन। सो एक नेशन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ, प्रोडक्शन के साथ। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन होगी उतना ही उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेटर होगा। नोट प्रिंट करने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर नहीं होता बल्कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री के अंदर 1000 जो है वो व्हीकल बनी एक साल में 1000 गाड़ियाँ बनी, दूसरे साल वहाँ पर 1200 गाड़ियाँ बनेंगी, तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस कंट्री का वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा गाड़ियाँ बनेंगी तो ऑब्वियसली बात है उनकी फिर प्राइस में भी कमी देखने में आएगी। और फिर ज़्यादा बनने में फिर वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होने से होता है। इसके मुकाबले में अगर हम इसका उल्टा देखें कि जो है वो प्रोडक्शन 1000 व्हीकल की एक साल हुई, दूसरे साल भी हो गई, 1000 की ही हो गई। लेकिन उल्टा ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है वो ज़्यादा नोट को प्रिंट करना शुरू कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि नोट ज़्यादा प्रिंट हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में गाड़ियाँ तो उतनी ही प्रोड्यूस हो रही हैं, तो महँगाई बढ़ जाएगी। महँगाई बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन उतनी ही रही है। लगेगा ये कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ने से कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, जीडीपी में इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन वो रियल जीडीपी में इज़ाफ़ा ही नहीं होगा, तो सिर्फ़ महँगाई बढ़ रही है। सो प्रिंसिपल नंबर 9 की अगर हम बात करें तो प्राइस राइजेज़ व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। प्राइस में इज़ाफ़ा होता है जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है पैसा प्रिंट करे। सो जो एक्सेसिव मनी सप्लाई होती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ा होता है। जिस तरह से किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, इसी तरह से पैसे की सप्लाई ज़्यादा होगी तो पैसे की वैल्यू भी गिर जाएगी। जो पैसे की वैल्यू है ज़ाहिर बात है वो उसकी परचेज़िंग पावर उतनी नहीं रहेगी। 100 के नोट ज़्यादा प्रिंट होंगे तो ज़ाहिर बात है ₹100 से वो चीज़ फिर नहीं खरीदी जा सकती जो पहले खरीदी जा सकती थी। इसी तरह से 1000 के नोट ज़्यादा प्रिंट होंगे तो वो उतनी चीज़ नहीं खरीदी जाएगी जितनी पहले खरीदी जाती थी। सो प्रिंसिपल नंबर 10 हमें बताता है कि सोसाइटी जो फेस करती है शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान। और जो फ्लिप कर्व है एक बहुत कॉमन जो कॉन्सेप्ट वो इलस्ट्रेट करता है इस ट्रेड ऑफ को। लेकिन ज़ाहिर बात है ये हमेशा ऐसा नहीं भी होता। सो ट्रेड ऑफ ये होता है, फ्लिप कर्व्स हमें ये बताता है कि अगर महँगाई बढ़ेगी तो बेरोज़गारी कम होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो महँगाई कम होगी। ये फ्लिप कर्व हमें बताता है, ऐसा होता है शॉर्ट रन में तो ऐसा होता है, लेकिन हर वक़्त नहीं होता। कई इकोनॉमीज़ में ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही एक साथ बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता रहता है। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इश्यूज़ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें सो व्हाई डज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग कीप राइजिंग। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें क्यों ज़ाहिर बात है इज़ाफ़ा होता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है एक्चुअली। और ये कि व्हाई मिलियन ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, क्यों बिलियंस की तादाद में हम लोग देखते हैं कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। इवन की इकोनॉमी जब बूम कर रही होती है तब भी हमें ऐसा देखने में आता है। एंड व्हाई देयर रिसेशंस, रिसेशन क्यों होते हैं। कैन द गवर्नमेंट डू एनीथिंग टू कॉम्बैट रिसेशंस, शुड इट। क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है रिसेशन का मुकाबला करने के लिए और क्या उसको कुछ करना चाहिए। उसके अलावा ये कि व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट क्या है। सो उसके बाद ये कि व्हाई लर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन ये भी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को सीखा क्यों जाए। सो जो मोटिवेशन है स्टडी करने की मैक्रो इकोनॉमिक्स
वो ये कि अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी डायरेक्टली अफेक्ट करती है सोसाइटी की वेल बींग को भी, और नोटेबली तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट के ज़रिए, और जो सोशल इश्यूज हैं, जाहिर बात है। अब इसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमी के ज़रिए हम देखते हैं, स्टडी करते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के इशू है, जो सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। इकोनॉमिक मॉडल की हम बात करें, सो ये जो है सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंपल तरीके से यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रियलिटी होती है, जो मुश्किल चीज़ होती है, उसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनको यूज़ करते हुए जो है वो शो किया जाता है रिलेशनशिप जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान, एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक बिहेवियर, और डिवाइस करना पॉलिसीज ताकि इंप्रूव किया जाए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। उसके बाद है फिर एंडोजीनस और एक्सोजीनस वेरिएबल। सो अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक तरह से फ़र्क को बताया जा रहा है। सो जो एंडोजीनस वेरिएबल है, इनको डिटरमाइन किया जाता है विद इन द मॉडल, जबकि एक्सोजीनस जो होते हैं इनको डिटरमाइन किया जाता है आउटसाइड द मॉडल। सो एक्सोजीनियस इसी वजह से वो आउटसाइड द मॉडल है, इंडोजीनियस जो है इन दी विद इन द मॉडल है। नाउ द प्राइसेस, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस स्टिकी प्राइस को अगर हम देखते हैं, इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें, सो फ्लेक्सिबल प्राइस जो होते हैं वो एडजस्ट क्विकली होते हैं जो मार्केट चेंजेस आती है उससे, जबकि स्टिकी प्राइसेस जो है वो एडजस्ट होते हैं स्लोली, स्लोली तौर पे एडजस्ट होते हैं। उसके बाद फिर ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी कहते हैं, सो ये जो है वो टोटल मार्केट वैल्यू है तमाम गुड्स और सर्विस जो कि प्रोड्यूस हुए कंट्री के बॉर्डर के अंदर गिवन पीरियड के अंदर। और अब आया था नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, जो कि जिसके अंदर महंगाई वाला जो सिलसिला है कि नॉमिनल जीडीपी तो फाइनल वैल्यू जो है वो होती है गुड्स और सर्विस जिसको मेजर किया जाता है करंट प्राइसेस जो चल रहे होते हैं उसके ऊपर। यानी कि वही बात आती है कि इसके अंदर करंट प्राइस के मुताबिक ले लिया जाता है, महंगाई से जाहिर बात है इसको एडजस्ट नहीं किया जाता। यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी, चाहे प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। यानी कि ये कोई असली जीडीपी हमें नहीं बताती देखा जाए तो। जबकि रियल जीडीपी जिसको रियल कहा जाता है वो इसी वजह से कहा जाता है कि वैल्यू होती है गुड्स और सर्विस जिनको मेजर किया जाता है यूज करते हुए कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस। यानी कि एक कांस्टेंट प्राइस ले लिया जाता है कि जो प्राइस है करंट प्राइस को नहीं लिया जाएगा, बल्कि कांस्टेंट एक प्राइस को लिया जाएगा ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको माइनस कर दिया जाए। इन्फ्लेशन को माइनस करके फिर जो है जीडीपी निकाली जाती है, एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन को, उससे हमें बेटर ज़ाहिर बात है कंपैरिजन मिलता है कि अगर पिछले साल वाली ही प्राइस पे कंपेयर किया जाएगा, सपोज करें कांस्टेंट प्राइस को जिस तरह से लेते हैं जैसे कि पिछले साल वाले प्राइस लेंगे और उन्हीं प्राइस पे फिर कंपेयर किया जाएगा तमाम चीज़ों को कि जो प्रोडक्टिविटी हुई है क्या पिछले साल से ज़्यादा वर्थ बनती है या नहीं बनती उसी प्राइस के ऊपर जो पिछले प्राइस थे उसके बेस के ऊपर। वरना तो उतनी ही प्रोडक्टिविटी अगर हो रही है तो फिर नॉमिनल जीडीपी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, लेकिन रियल जीडीपी तब तक बढ़ेगी जब तक प्रोडक्टिविटी में इजाफा नहीं होगा। सो जीडीपी डिफ्लेटर की अगर हम बात करें तो ये जीडीपी डिफ्लेटर जो कि कहलाया जाता है इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर जो है जीडीपी के लिए, जो कि मेजर करता है प्राइस लेवल जो है आउटपुट जो कि रिलेटिव होता है एक बेस ईयर के, और ये जो है मेजर होता है इन्फ्लेशन का। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, जो कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर्स के उसको अगर हम देखते हैं, सो वाई तो बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स के, जहाँ पर वाई जो है वो टोटल डिमांड होती है डोमेस्टिक के लिए, सी जो है कंजम्पशन स्पेंडिंग जो कि हाउस होल्ड की, आई जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो कि बिजनेस और हाउस होल्ड की तरफ से, जी जो है गवर्नमेंट परचेजेस होती है गुड्स और सर्विसेज की, एन एक्स जो है वो नेट एक्सपोर्ट या फॉरेन डिमांड, नेट फॉरेन डिमांड होती है। नाउ द कंजम्पशन सी, सो कंजम्पशन जो है एज अ हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो है गुड्स और सर्विस के ऊपर, सो इसको डिफाइन किया जाता है एज अ वैल्यू के तौर पर तमाम गुड्स और सर्विस जिसको हाउस होल्ड ने खरीदा है वो आ जाते हैं इसके अंदर। और इन्वेस्टमेंट की हम बात करें अगर, सो ऐसी स्पेंडिंग जो कि की जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल के ऊपर और स्पेंडिंग जो है गुड्स के ऊपर जिनको फ्यूचर यूज के लिए किया जाता है। इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं किस लिए, फ्यूचर के लिए करते हैं नॉर्मली। सो इन्वेस्टमेंट वर्सेस कैपिटल को अगर हम देखें, दोनों के दरमियान फ़र्क देखें, सो इन्वेस्टमेंट जो है वो है स्पेंडिंग करना जो न्यू कैपिटल है उसके ऊपर, जबकि कैपिटल जो है वो क्या है, एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है प्रोडक्टिव एसेट्स का। नाउ द स्टॉक वर्सेस फ्लोज,
सो स्टॉक वेरिएबल्स जो है वो मेजर करता है एट अ पॉइंट इन टाइम, जैसे कि मनी सप्लाई, और जो फ्लो वेरिएबल है वो मेजर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि जीडीपी। सो स्टॉक सिमरात वेरिएबल या मेजरमेंट जिसको डिफाइन किया जाता है कि इंस्टेंट इन टाइम के लिए, और स्टॉक जो होता है उसको सिर्फ मेजर कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। फॉर एग्जांपल जो मनी जो है वो स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन जो कि एग्जिस्ट करता है उस वक्त, और फ्लो की हम बात करें अगर, तो एक वेरिएबल या फिर मेजरमेंट जिसको डिफाइन किया जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फ्लो जो है वो उसको मेजर किया जा सकता है ओवर अ पीरियड। ना दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसको जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो जी में शामिल होते हैं तमाम गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है गुड्स और सर्विस की, और जी जो है वो एक्सक्लूड करता है ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट नहीं करते स्पेंडिंग जो है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। सो नेक्स्ट एक्सपोर्ट जो कि जिसके अंदर से हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाती है। सो जो ये डिफरेंस है एक्चुअली टोटल एक्सपोर्ट्स और टोटल इंपोर्ट का, और ये रिमाइंड करता है ऑडियंस को जो जीडीपी इक्वेशन है वो। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम बात करें, जीएनपी जिसको कहा जाता है। सो ये मेजर करता है वैल्यू गुड्स और सर्विस जो कि प्रोड्यूस करते हैं किसी नेशन के सिटीजन्स, रिगार्डलेस के वो कहाँ पर हैं, यानी उनकी लोकेशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी नेशन के जो सिटीजन्स होते हैं वो जितने जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसको जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ये जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जबकि जीडीपी की अगर हम बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, सो ये जो है टोटल मार्केट वैल्यू होती है तमाम गुड्स और सर्विस जिनको प्रोड्यूस किया जाता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर एक इकोनॉमी में, यानी कि जो भी बॉर्डर है, बॉर्डर के लिए हम ये जो भी टेरिटोरीज है एक इकोनॉमी की, एक कंट्री की, उसके अंदर जितना भी कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है वो जीडीपी में आ जाएगा। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में यूजुअली तौर पे जाहिर बात है 1 ईयर की ही जीडीपी निकालते हैं। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात करते हैं, सीपीआई जिसको कहा जाता है एज अ मेजर जो है ये है ओवरऑल प्राइस लेवल का, जिसको पब्लिश किया ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। सो ऑकन्स लॉ अब है आपके सामने, जो कि डिस्क्राइब करता है इन्वर्स रिलेशनशिप होना अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान और जो रियल जीडीपी है इन दोनों के दरमियान। और उसके बाद फिर आ जाता है सप्लाई साइड, जिसमें शामिल है फैक्टर्स, मार्केट, सप्लाई, डिमांड, प्राइस, और जो डिटरमाइंड आउटपुट होता है। और डिमांड साइड में शामिल होते हैं डिटर्मिनेंट जो है सी, आई और जी के, यानी कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। उसके बाद फिर आ जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो कि वाई इज इक्वल्स टू एफ बाय एफ मल्टीप्लाई बाय के एल, इनके फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, शो करता है कि कैसे आउटपुट वाई जो डिपेंड करता है कैपिटल और लेबर के ऊपर, और नोट करता है assumption कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम को डिटरमाइन किया जाता है फैक्टर प्राइसेस के जरिए, जो वेजेस होती है लेबर और रेंटल रेट्स के कैपिटल के लिए। उसके बाद है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न जहाँ पर इंक्रीज होना एक इनपुट का, जबकि कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को क्या होता है कि सिमिलर इंक्रीज होता है, सॉरी स्मॉलर इंक्रीज होता है आउटपुट के अंदर। यानी कि एक के अंदर तो हम देखते हैं कि एक इनपुट में तो इजाफा कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे इनपुट हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं, उनमें इजाफा नहीं हो रहा, तो इसी वजह से जो इंक्रीज होगा वो स्मॉलर होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ फिक्स है, एक चीज़ के अंदर हम इजाफा करें, इस वजह से हमें ज़्यादा आउटपुट में इजाफा देखने में नहीं मिलेगा। सो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये पॉजिट करती है कि हर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको पे किया जाता है उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ द कंजम्पशन। सो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो टोटल इनकम में से माइनस करते हैं हम टोटल टैक्सेस, यानी कि वाई माइनस टी जो है। सो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट आई की, सो इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो है आई इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पर आर डिनोट करता है रियल इंटरेस्ट रेट,
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि करेक्टेड होता है इन्फ्लेशन के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी आ जाता है हमारे पास। सो जी जो है उसमें शामिल होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, और जी एक्सक्लूड करता है ट्रांसफर पेमेंट को भी। उसके बाद आता है डिमांड फॉर फंड्स। सो जो लोनेबल फंड की डिमांड होती है वो जो है आती है फर्म से, और कंज्यूमर बोरोइंग जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के लिए। सो डिमांड जो है वो नेगेटिवली रिलेट करती है रियल इंटरेस्ट रेट के साथ। उसके बाद आती है सप्लाई ऑफ फंड सेविंग। सो सप्लाई जो होती है लोनेबल फंड्स की, जो प्राइमरीली तौर पे आती है सेविंग से, हाउस होल्ड के, और जो गवर्नमेंट होती है उससे, अगर उसके पास बजट सरप्लसेस होते हैं तब। नाउ दी टाइप्स ऑफ सेविंग की अगर हम बात करें, सेविंग की टाइप्स हैं जैसे कि प्राइवेट सेविंग होती है Y-T-C, पब्लिक सेविंग होती है T-G, और नेशनल सेविंग्स होती है जो कि एस इज इक्वल टू प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग। इन दोनों के यानी कि हम ऐड कर दें इन दोनों को, प्राइवेट और पब्लिक सेविंग दोनों को हम ऐड करते हैं। सो मास्टरिंग द लोनेबल फंड मॉडल। सो फैक्टर्स जो कि शिफ्ट करते हैं लोनेबल फंड मॉडल के अंदर, उसमें शामिल होते हैं पब्लिक सेविंग, फिस्कल पॉलिसी, प्राइवेट सेविंग, और प्रेफरेंसेस और टैक्स लॉस वगैरह। सो जो क्लासिकल थ्योरी है इन्फ्लेशन की यानी कि महंगाई की, सो वो लिंक करती है इसको राइज होना जनरल प्राइस लेवल के अंदर और वक्त के साथ, और वो इंक्रीज होना मनी सप्लाई यानी कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन का आना, यानी कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि मनी सप्लाई की वजह से जो कि इंक्रीज करता है। मनी सप्लाई सबब बनता है इंक्रीज होने का प्राइस लेवल के अंदर। सो जो कनेक्शन होता है मनी एंड प्राइसेस इन दोनों के दरमियान, पैसे और जो प्राइस है इन दोनों के दरमियान, सो रिलेशनशिप जो है इन्फ्लेशन रेट के दरमियान जो है, यानी कि जो परसेंटेज चेंज आता है प्राइस में, प्राइस लेवल और मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन रेट बराबर होता है परसेंटेज इंक्रीज होना एवरेज प्राइस, एवरेज लेवल ऑफ जो प्राइस होता है। और प्राइस से मुराद अमाउंट ऑफ मनी जो कि रिक्वायर्ड होता है बाय करने के लिए गुड को, क्योंकि प्राइस जो है वो डिफाइंड होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। हमें जाहिर बात है कंसिडर करना होता है नेचर ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, और कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। नाउ दी मनी। सो मनी जो है वो क्या है, स्टॉक होता है एसेट्स का जो कि रेडिली यूज़ होते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। और लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये कि आसानी जिसके साथ पैसा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे गुड्स और सर्विस में कभी कभी गिलाया जाता है। मनी इज लिक्विडिटी। नाउ दी सप्लाई, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो मनी सप्लाई जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी होती है जो कि अवेलेबल होती है इकोनॉमी के अंदर, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंट्रोल होता है मनी सप्लाई के ऊपर। उसके बाद आता है फिर सेंट्रल बैंक। रोल जो है सेंट्रल बैंक का जाहिर बात है एक इम्पॉर्टेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। और स्टेट बैंक पाकिस्तान का जाहिर बात है एक सेंट्रल बैंक है। सो सेंट्रल बैंक करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन भी फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर भी, और उसमें टिपिकली जो है वो क्या होता है कि सेंट्रल बैंक बाय या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है कमर्शियल बैंक्स को। उसके बाद आता है फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सो इसमें क्या होता है कि लिंकेज हमें देखने को मिलता है इन्फ्लेशन का मनी सप्लाई ग्रोथ के साथ। और फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी है वो भी आता है। वेलोसिटी जो है वो रेट होता है जिसके ऊपर मनी सर्कुलेट करता है नंबर ऑफ टाइम। एवरेज रुपी बिल जो है चेंज करता है हैंड इन अ गिवन टाइम पीरियड में। उसके बाद क्वांटिटी इक्वेशन जो है वो आ जाती है। सो ये होती है एम वी इज इक्वल्स टू पी वी, जहाँ पर एम जो है वो मनी सप्लाई, वी वेलोसिटी, पी प्राइस लेवल, और वाई जो है वो रियल आउटपुट जो है वो होता है। और सी करेंसी। अच्छा अब जो है वो पैसा जो होता है इकोनॉमी के अंदर वो डिफरेंट तरीक़ों से हमें देखने में मिलता है। जो मनी सप्लाई होती है उसकी हमें मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। सो M1 जो होता है इसके अंदर हमारे पास करेंसी आ जाती है इसके अंदर। और इसी के साथ साथ डिमांड डिपॉजिट, ट्रैवलर चेक्स, और जो दूसरे चेकेबल डिपॉजिट होते हैं। और फिर जो M2 है इससे ऊपर का, उसमें M1 भी आ जाता है। साथ में जो स्मॉल टाइम डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट है। और M3 के अंदर M2 के साथ लार्ज टाइम डिपॉजिट है, रीपर्चेज एग्रीमेंट से, इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड बैलेंसेस वगैरह आ जाते हैं। नाउ दी सीनियोरेज। सो रेवेन्यू जो एक गवर्नमेंट हासिल करती है जब वो प्रिंट करती है मनी, सीनियोरेज।
सो गवर्नमेंट कभी भी ज़ाहिर बात है ऐसा कर सकती है कि कभी भी वो जो है पैसा जो है वो प्रिंट करके हासिल करने की कर सकती है। सो इसको हम जो है वो सीनियरेज कहते हैं कि रेवेन्यू जो कि इनकम जो कि मिलती है गवर्नमेंट को पैसा प्रिंट करने से। उसके बाद आता है फिर इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की शरह जिसे हम उर्दू में कहते हैं। सो प्रिंटिंग मनी से ज़ाहिर बात है इजाफा होता है रेवेन्यू के अंदर गवर्नमेंट के, लेकिन उससे फिर महंगाई बढ़ती है। इन्फ्लेशन भी एक तरह का ज़ाहिर बात है टैक्स है जो लोग लगता है पैसे के ऊपर। क्यों टैक्स? इसलिए क्योंकि टैक्स से भी उनकी ज़ाहिर बात है इनकम जाती है, गवर्नमेंट को पे होती है, तो इसी तरह से महंगाई से भी उनकी इनकम जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में जा रही है एक तरह से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।